स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी SCERT क्लास 6 की बुक। इम्पॉर्टेंट बुक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 4 है पृथ्वी की गतियाँ। इनको पढ़ेंगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो, और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो हमारे सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाया जाता है? घूर्णन कहलाया जाता है, यानी कि पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन कहलाया जाता है। घूर्णन या पृथ्वी का परिभ्रमण। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाया जाता है। ये रिवॉल्यूशन कहलाया जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है और पृथ्वी इसी अक्ष के परतः घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है और ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ हम पिक्चर में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा जो झुकी हुई लग रही है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये देखेंगे लर्नर्स, अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। ये बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास है, तो आपके जो डाउट हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को एनरोल करना है और अनलॉक करना है प्रतीक्षा टेट लिखकर। तो आप अपने आप को एनरोल ज़रूर करवाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी क्लास स्टार्ट हो। इसके साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप जल्दी ले लें, क्योंकि अब अनअकैडमी का जो टेट का सब्सक्रिप्शन है उस पर 25% का प्राइस ड्रॉप हुआ है। ये आप देख सकते हैं 3 मंथ्स का जो ओल्ड प्राइस था वो न्यू प्राइस कितना कम हो चुका है। 25% का आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो आप और डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी। यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर टेट का भी बैच कोर्स आप लोगों के लिए 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बैच कोर्स हैं आपको बार बार सबके लिए पे नहीं करना है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है जिस पर इस समय डिस्काउंट चल रहा है। और आप जितने भी बैच कोर्स हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो या जूनियर एडिट का हो, सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर 25% का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं प्रतीक्षा टेट तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो टोटल 35% का डिस्काउंट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है और ये सीमित समय तक है। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये था टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, जिस पर अब 35% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट लिखते हैं तो ये आप ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज एंड 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। ये जो कोण बना हुआ है ये 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्लियर? ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने अक्ष की पर झुके रहना। पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में एक घूर्णन यानी कि अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है। घूर्णन की समयावधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं और यह पृथ्वी की दैनिक गति है।
और इसी गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, चंद्रमा पूरब से निकल रहा है, या और भी आकाशीय पिंड होंगे वो भी पूरब से निकलते हुए ही दिखाई देंगे। इसीलिए सूर्य पूरब से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी पर अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग गोल है और इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है और जो विपरीत पीछे का जो भाग होता है वो रात होती है। पृथ्वी पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी कि जहाँ तक रोशनी है वो वाला पार्ट और जहाँ से रात स्टार्ट हो जाती है वो वाला पार्ट प्रदीप्ति वृत्त कहलाया जाता है। ये आप देखेंगे धुरी और ये झुकी हुई है और इसी धुरी को अक्ष कहा जाता है। इसी कारण आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में गति करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड जो है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। परिक्रमण जिसे हमने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 सही 1/4 दिन यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त जो 6 घंटे हैं वो 4-4 करके चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन यानी कि 24 घंटे के रूप में जोड़ दिए जाते हैं और इसीलिए ये जो चौथा वर्ष होता है उसे हम लीप ईयर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उसमें 366 दिन हो चुके होते हैं। क्योंकि वो जो 6-6 घंटे थे वो 4 साल में एक दिन पूरा करते हैं। इसे अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहते हैं और अधिवर्ष में फरवरी माह के में जो 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में उसी फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। अब जब मौसम का जो चेंज होना है वो भी पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है और पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये सीधी होती तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता, जो झुकी हुई है इसी की वजह से ये ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट हो जाती है, 3 जनवरी को, और इसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो सूर्य का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होना क्या कहलाया जाता है, ये क्वेश्चन आया है। तो आंसर क्या होगा, उपसौर होगा। किस दिन या किस महीने में पृथ्वी और सूर्य सर्वाधिक निकट होते हैं या उनके बीच न्यूनतम दूरी होती है, तब महीने की पूछी जाए तो जनवरी और डेट भी पूछी जाए तो 3 जनवरी। अब यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए यानी कि सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी कब है, तब आपका महीना कौन सा होगा, जुलाई, और दिन कौन सा होगा, 4 जुलाई। तो याद रखिए ज और ज से जनवरी, ज से जुलाई। 3 जनवरी तो पास में है, 3 पहले आता है तो पृथ्वी पास आ गई है सूर्य के, और 4 3 के बाद आता है यानी कि वो दूर चली गई है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। क्लियर, अपसौर। तो अब आपने देखा होगा कि दोपहर जो होती है, दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। और इसी प्रकार प्रातः और सायकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है। तो इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऋतु परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता रहता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में
अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना यानी कि ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 21 जून और इसी समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। अगर उत्तर में दिन होगा तो वहीं दक्षिण में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, रात होगी। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। तो बिल्कुल विपरीत होता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं क्योंकि मकर नीचे की तरफ होता है। बीच में कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। तो दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण में है मकर रेखा, तो दक्षिणायन। और इसे शीत संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इसी दिन दिन रात बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन भी आया है कौन सा दिन है जो दिन रात अवधि जो है वो समान रहती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बिल्कुल अपोजिट होता है जैसा कि बताया। इस प्रकार 23 सितंबर को शिशिर विषुव होगा। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वसंत ऋतु होगी। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन अगर आता है तो 21 जून है और सबसे छोटा दिन आता है तो 22 दिसंबर है। दिन रात बराबर कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इस प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिण ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव में रात, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव की पूछा जाए तो 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा। उत्तरी ध्रुव की पूछा जाए तो 22 दिसंबर को दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखिए और हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा बीच में होती है और इससे ऊपर बढ़ेंगे तो प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता रहता है। इसीलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है, बिल्कुल उलट जाता है। 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण गोलार्ध की। 21 जून को दिन छोटी अवधि का होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध की है। अगर उत्तरी गोलार्ध की होती तो ये बिल्कुल विपरीत होता। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं और इसे उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और यहाँ पर उष्णकटिबंध, सदाबहार वन, वर्षा वन, इस तरह के वन पाए जाते हैं। क्योंकि सूर्य ताप मिलता रहता है तो वहाँ पर वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। वर्षा अच्छी मात्रा में होगी तो पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे अच्छे होंगे तो जीव जंतु भी होंगे, तो वहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता है। तो कर्क रेखा के उत्तर मतलब हम बात कर सकते हैं नॉर्थ पोल की और मकर रेखा के दक्षिण हम बात कर सकते हैं साउथ पोल की, कह सकते हैं। तो सूर्य क्या है, हमेशा भूमध्य रेखा की साइड होता है तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच माध्यम तापमान रहता है। बहुत ज़्यादा तापमान नहीं रहता, ठंड रहती है इसी वजह से, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन कहा जाता है। क्लियर है? अब आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे, इससे समझेंगे। ये हमारी विषुवत वृत्त है, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है। ये जो सूर्य है ये विषुवत
रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा सूर्य चमकने की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिला, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा मिला। सूर्य का ताप मिला है तो यहाँ पर जब गर्मी होती है तो वहाँ पर क्या होगा, बादल बनेंगे। ठीक है, यहाँ से ह्यूमिडिटी जो है, जो ह्यूमस है वो होगी, उससे बादल बनेंगे। बादलों में पानी आएगा, पानी बरसेगा यहाँ पर। जब पानी बरसेगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे, अच्छे खासे पेड़ पौधे होंगे। वे पेड़ पौधों की वजह से जीव जंतु भी होंगे। तो ये जो हमेशा एरिया होता है, ये वाला जो भूमध्य रेखा के आसपास है, वो हमेशा आपको हरा भरा ही दिखाई देगा। और यहाँ पर उष्णकटिबंध वर्षा वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहीं पे आपको अमेज़न के जंगल मिलेंगे। ठीक है, यही हरा भरा घना जो ब्राज़ील के जंगल होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे जैसे जैसे ऊपर का एरिया या नीचे का एरिया बढ़ता जाता है कि सूर्य की तिरछापन यानी कि इतनी ताप नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। तो इन ऊपर की ओर है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर पेड़ पौधे भी वैसे मिलेंगे। फिर जहाँ पोल पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है तो उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण शीत कटिबंध का एरिया यहाँ पर कहलाया जाता है। क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। यहाँ आप मिला सकते हैं उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। उपसौर है 3 जनवरी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी होती है, और अपसौर है 4 जनवरी। वसंत विषुव क्या है, शिशिर विषुव क्या है। वसंत विषुव है 23 सितंबर, शिशिर विषुव है 23 सितंबर, वसंत विषुव है 21 मार्च। तो यहाँ पर आपको और बता देती हूँ क्या होता है। ये देखिए, विषुव क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। ये होता है। तो दिन रात बराबर कब, किस तिथि को होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। पार्ट 5 में हम मानचित्रण पर पहुँचेंगे, मानचित्र के बारे में जानेंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।